स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटल ग्रुप पे। हम लोग सिक्योरिटी देख रहे हैं और सिक्योरिटी का जो कोर बताया था ना 28 पेज का कोर 28 पेज वो आज 28 पेज खत्म हो जाएगा। जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बाद हमें क्या करना होगा, करंट से अपडेट करना होगा इसको। तो जो बेसिक है उसमें कुछ टॉपिक बच गए हैं। पहला इसमें आज हम लोग कवर करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग की अवधारणा कहाँ से स्टार्ट हुई। तो देखो G7 पहले 1987 में हुआ था, बैठक हुआ था G7 का। G7 की बैठक कब हुई थी? 1987 में हुआ था। उसी समय FATF का गठन भी हुआ था। कब हुआ था FATF का? तो मनी लॉन्ड्रिंग की अवधारणा तो बहुत पहले से चली आ रही थी, लेकिन इसको रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए G7 द्वारा 1987 में FATF का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका फुल फॉर्म है, गठन किया गया। ठीक है। अवैध तरीके से जो भी धन अर्जित किया जा रहा है, अर्जित धन होंगे, इस प्रकार दिखाया जाए कि वो धन क्या होने लगे, वैध लगे, वो हम क्या कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब एक सिंपल सा है कि अवैध धन को किस तरह या इस प्रकार से करना कि जो धन है अवैध धन वो कैसे लगने लगे, वैध धन लगने लगे। तो इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। अवैध धन को वैध धन में बदलना ही क्या कहलाता है, मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। तो अवैध धन को वैध धन में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, चरणबद्ध प्रक्रियाएं करने पड़ते हैं। चरणबद्ध प्रक्रियाएं होंगी, ठीक है ना। चरणबद्ध प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाएगा कि अवैध धन को किसमें बदला जाएगा, वैध धन में बदला जाएगा। तो माध्यम क्या होगा, हमने कहा ना कि अवैध धन को किसमें बदलना, वैध धन में ही बदलना क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग है। तो इसके लिए कुछ माध्यम होगा, और ये माध्यम क्या होगा, किसके द्वारा किया जाता है, तो सेल कंपनियों के द्वारा। किसके, सेल कंपनी हो, अवैध व्यापार, ट्रेड मतलब अवैध ट्रेड करें, ठीक है। अवैध व्यापार में कैसे कर सकते हैं, आयात अधिक दिखाना और निर्यात को कम दिखाना। निर्यात को क्या करना, कम दिखाना। तो आयात अधिक दिखाना, निर्यात कम दिखाना, ठीक है। तो अवैध व्यापार हो जाएगा, मतलब कि इंपोर्ट हमने ज्यादा किया है, ठीक है, और एक्सपोर्ट हमने कम किया है। फिर इसमें क्या होगा, माध्यम नकदी तस्करी होता है। जो पैसे होते हैं वो नगद रूप से इधर उधर पहुंचाए जाते हैं, तो तस्करी हो गया, मुद्रा तस्करी जिसको बोलते हैं, तस्करी हो गया। नकदी व्यवसाय में क्या, तो जैसे हवाला कांड हुआ, हवाला के माध्यम से हम दूसरे जगह पैसा भेज रहे हैं। फिर जाली वेतन दिखा के हम लोग पैसा, कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, कंपनी सेल कंपनी क्या, वो सिर्फ कागज पे होती हैं, वास्तविक में होती नहीं है। तो इसमें लोगों को काम करते हुए दिखाएंगे और कहेंगे कि हम वेतन दे रहे हैं, और वेतन यहाँ पे कोई आदमी होता ही नहीं है। तो ये जाली वेतन के माध्यम से, तो अवैध धन को वैध धन करने के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं, सेल कंपनियां हो सकती है, ट्रेड हो सकता है, तस्करी हो सकता है, हवाला हो सकता है, जाली वेतमान हो सकता है। इन सब के माध्यम से अवैध धन को वैध धन में कन्वर्ट किया जाता है। अगर चरण की देखें कि कैसे अवैध धन को कैसे वैध धन में बदला जाता है, तो इसको देखा जाए 3 चरण में होता है। तो पहला चरण बोला जाता है प्लेसमेंट। पहले चरण में होता क्या है कि जो पैसा है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के, और कहां पहुंचाएगा, अर्थव्यवस्था में पहुंचाएगा, ठीक है, अर्थव्यवस्था में पहुंचाएगा। दूसरा क्या होता है हमारा, पहला तो प्लेसमेंट हुआ। प्लेसमेंट मतलब क्या कि छोटे छोटे नगद के रूप में, जैसे अमेज़न से खरीद लिया कुछ, फिर वो कहीं से छोटे छोटे चीज में पैसा डाल दिया, ठीक है ना। अब जैसे भी हो सकता है वो सोच लेना। दूसरा है लेयरिंग करना, क्या कि एक बैंक से दूसरे बैंक ट्रांसफर करना, एक नेशन से दूसरे नेशन ट्रांसफर करना, कैश से
काइंड खरीदना मतलब पैसे से वस्तु खरीदना, ठीक है। ये क्यों करते हैं? खूब लेयरिंग करते हैं। प्लेसमेंट, पहले तो प्लेसमेंट करेंगे कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के अर्थव्यवस्था में डाल देंगे, या कहीं हो सकता है व्यवसाय में डाल देंगे, हो सकता है कुछ खरीदारी कर लेंगे, किसी तरह कर लेंगे, ये अर्थव्यवस्था में डाल देंगे, कहीं शेयर मार्केट में डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे, थोड़ा बहुत डाल देंगे फुटकर में। उसके बाद दूसरा है क्या? लेयरिंग करेंगे। अब उस पैसे को इतने बैंक से दूसरे, एक बैंक से दूसरे बैंक, दूसरे बैंक से तीसरे बैंक, बैंक टू बैंक ट्रांसफर करेंगे, राष्ट्र से राष्ट्र ट्रांसफर करेंगे, कैश से काइंड खरीदेंगे, इस तरह के करेंगे। क्यों करेंगे लेयरिंग? कि इसका मुख्य ओरिजिन कहां हुआ था वो पता ही ना लग पाए, मुख्य या मूल जो स्रोत है वो मूल स्रोत तक कोई पहुंच ना पाए, ये लेयरिंग किया जाता है। और उसके बाद एकीकरण किया जाता है, एकीकरण किया जाता है। एकीकरण में क्या है? तो एकीकरण में बैंक में दिखाने वाले धन पे टैक्स चुकाकर क्या करेंगे? उसको वैध धन बना देंगे। जो भी बैंक में उनके पैसा होगा उस पर टैक्स चुकाएंगे और क्या होगा? वो वैध धन बना लेंगे। तो इस तरह हमारा क्या होता है ना, तीन प्रोसेस में, एक तो प्लेसमेंट, दूसरा लेयरिंग और तीसरा इंटीग्रेशन, तीन माध्यम से ये क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग को, अवैध धन, मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से अवैध धन को वैध धन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। अब जरा सा बात करते हैं प्रभाव क्या होगा अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है किसी देश में, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो प्रभाव क्या होगा? तो पहला प्रभाव तो आर्थिक रूप से पड़ेगा, ये तो मालूम है। पहला प्रभाव क्या होगा? आर्थिक रूप से पड़ेगा। तो आर्थिक रूप से सुरक्षा को खतरा आ जाएगा, आंतरिक रूप से सुरक्षा होगा, पूंजी का पलायन हो जाएगा, एक देश से दूसरे देश में जाएगा, काले धन का विस्तार हो जाएगा, मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाएगी, आतंकवादी और संगठित अपराधियों को फंडिंग मिलने लगेगी, टैक्स की चोरी होने लगेगी। जब भी ऐसा होगा, मनी लॉन्ड्रिंग होगा, तो ये आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ेगा। आंतरिक सुरक्षा कैसा होगा? आर्थिक रूप से आंतरिक सुरक्षा हो जाएगा, आर्थिक हो सकती है बहुत महंगाई हो जाए, पूंजी पलायन हो जाएगा, एक देश से दूसरे देश में जाने लगेगा, काले धन का विस्तार हो जाएगा, मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाएगी। अब आप लोग को जोड़ना है कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग को यहाँ पे डीकेडी करके जोड़ना है कि कैसे पूंजी पलायन होगा तो हमारा आर्थिक नुकसान होगा, काले धन का विस्तार कैसे होगा मनी लॉन्ड्रिंग से, मुद्रास्फीति में वृद्धि कैसे होगी, इन्फ्लेशन का कैसे वृद्धि होगी अगर मनी लॉन्ड्रिंग होगा, तो आतंकवादी और संगठित अपराधियों को फंडिंग मिलेगी, तो बात सीधे सीधे पता चल रहा है, टैक्स चोरी होगी, ये कैसे होगा, ये सारी बातें आएंगी। विकास के कार्यों में बाधा होगा, वित्तीय अस्थिरता होगी, वित्तीय संस्थानों की साख में क्या होगी? गिरावट होगी, जैसे मेहुल चौकसी और ये सब लोग, एनपीए बहुत बढ़ेगा, ठीक है। बाजार में प्रतिस्पर्धा होगी, 400 रुपए का सामान 300 रुपए में बेचने लगेंगे, इतना प्रतिस्पर्धा हो जाएगा, ठीक है। तो सामाजिक रूप से पहला तो आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ेगा, दूसरा क्या? सामाजिक रूप से प्रभाव पड़ेगा। क्या? ड्रग की तस्करी में वृद्धि हो जाएगी, वैश्यावृत्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक असमानता में वृद्धि होगी, सामाजिक विकास क्या होगा? में कमी होगा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बढ़ेगी, संगठित अपराध को बढ़ावा मिलेगा, अपराध का महिमा मंडन होगा, राष्ट्र विरोधी आंदोलनों को प्रश्रय मिलेगा, जमाखोरी होगी, अपराध का सामाजिक स्वीकरण होगा, कालाबाजारी होगा, ये सारे सामाजिक रूप से प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। ये आराम से डीकेडी में हम लोग जो आयाम देखे हैं वैसे हो सकता है कि तस्करी बढ़ेगी, वैश्यावृत्ति होगी, सामाजिक असमानता बढ़ेगा, सामाजिक विकास, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बढ़ेगी, संगठित अपराध को बढ़ावा मिलेगा, अपराध का मीमा मंडन होगा, राष्ट्र विरोधी आंदोलन को प्रश्रय मिलेगा, जमाखोरी बढ़ेगी, ठीक है, अपराध का सामाजिक स्वीकरण होगा, कालाबाजारी बढ़ेगी। तो ये सारे सामाजिक प्रभाव हो गया। आर्थिक विषमता में भी वृद्धि होगी, जब देखें तो सामाजिक में आर्थिक विषमता में भी वृद्धि होगी। सामरिक प्रभाव क्या पड़ेगा? अगर मनी लॉन्ड्रिंग होगा तो उसकी सामरिक प्रभाव क्या होगा? नकली नोटों का नेटवर्क बढ़ेगा, आतंकवाद को वित्त पोषण होगा, भ्रष्टाचार से सामरिक संस्थानों में क्या होगा? सेंधमारी होगी, ठीक है। तो इन माध्यम से देखा जा सकता है, हमने 3 डायमेंशन लिया, 3 डायमेंशन में कि मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग का प्रभाव कहाँ पे होगा? आर्थिक रूप से प्रभाव दिखाया, सामाजिक रूप से प्रभाव दिखाया और हमने सामरिक रूप से प्रभाव दिखाया। लेकिन आप लोग सोचना, क्या ये यही होगा? जब डीकेडी करेंगे तो और भी देखेंगे, क्या ये बहुत लिमिट है? और भी प्रभाव मनी लॉन्ड्रिंग के पड़ेंगे, आपको सोच के रखना है, जब डीकेडी होगा तो वहां पे बताना है, ठीक है। तो प्रयास क्या किया गया? प्रयास अंतरराष्ट्रीय रूप में एफएटीएफ का गठन किया गया, ठीक है। एक मून समूह की सिफारिश में फाइनेंशियल यूनिट
की स्थापना हुआ। बेसल कन्वेंशन ने केवाईसी करने का सिफारिश किया था। तो इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय में एफएटीएफ का एक मूल समूह, सिफारिश में फाइनेंशियल यूनिट की स्थापना, बेसल कन्वेंशन की सिफारिश में केवाईसी, ये सारी चीजें किया गया था। तो भारत में क्या किया गया? तो भारत में देखो, वैधानिक रूप से देखो तो पीएमएलए एक्ट आया 2002 में, जिसको संशोधित किया गया था 2013 में। इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा है, दिशा निर्देश है, दंड है, इसमें परिवर्तन किया गया संशोधित वाले में। संस्थागत रूप से फाइनेंशियल यूनिट बनाया गया, ईडी बनाया गया, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत विजिलेंस सेल स्थापना किया गया, कूटनीतिक रूप से ग्लोबल का हिस्सा बने, विमुद्रीकरण किया गया, भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1988 लाया गया, फेरा की जगह फेमा लाया गया, विदेशी मुद्रा के विनियमन में मनी लॉन्ड्रिंग की भूमिका को देखता है कौन? फेमा। तो फेमा लाया गया। तो इन सारी बातों से भारत में चेक किया गया मनी लॉन्ड्रिंग को। तो आगे की राह क्या कर सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में? सुरक्षा एजेंसियों, जो एजेंसियां हैं, प्रभावी रूप से सक्रिय रहे, जो सूचना तंत्र मजबूत हो कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उसकी सूचना मिलता रहे, कस्टम अधिकारियों की सक्रियता और प्रशिक्षण दिया जाए कि कस्टम अधिकारी सक्रिय रहें और उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ा जा सकता है। अवैध धन के क्षेत्रों की पहचान किया जाए, अवैध धन के क्षेत्रों को क्या किया जाए? पहचान किया जाए, उस पर अंकुश लगाया जाए, डिजिटलीकरण या कैशलेस लेन देन को बढ़ावा दिया जाए। तो ये हम आगे की राह दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। अब एक और टॉपिक है हमारा, क्या यही साफ साफ टॉपिक है कि आणविक प्रसार या परमाणु प्रसार। आणविक प्रसार और प्रसार तो है क्या? देखो, एनडब्ल्यूएस मतलब न्यूक्लियर वेपन स्टेट, एनडब्ल्यूएस का मतलब न्यूक्लियर वेपन स्टेट, और एनएनडब्ल्यूएस का मतलब नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। परमाणु हथियार वाले देश के पास में क्या होगा? परमाणु हथियार होगा, परमाणु तकनीकी होगा, उनके पास विखंडनीय पदार्थ होगा, जैसे यूरेनियम होगा, प्लूटोनियम होगा, थोरियम होगा, ये सारी चीजें इनके पास होगा। तो जो भी परमाणु हथियार वाले देश हैं, उनके पास हथियार है, परमाणु हथियार है, टेक्नोलॉजी है, उनके पास विखंडनीय पदार्थ है, जैसे यूरेनियम, प्लेटिनम, थोरियम की बताया, वो क्या करें? गैर कानूनी तरीके से गैर परमाणु हथियार वाले देश को या राज्य प्राप्त करते हैं, तो हम कहेंगे कि आणविक प्रसार हो रहा है या परमाणु प्रसार हो रहा है। क्या बताया कि जो परमाणु हथियार वाले देश हैं, वो गैर कानूनी तरीके से किसको देने लगे? गैर परमाणु हथियार वाले देश को देने लगे, तो हम कहेंगे कि वो आणविक प्रसार हो रहा है। सीधी सी बात है, इतना सा कोई बड़ी बात नहीं है कि परमाणु हथियार वाले देश परमाणु हथियार तकनीकी या विखंडनीय पदार्थ किसको देने लगे? गैर परमाणु हथियार वाले देश को देने लगे, तो हम गैर कानूनी तरीके से देने लगे, तो हम कहेंगे कि आणविक प्रसार हो रहा है या परमाणु प्रसार हो रहा है। ठीक है ना? ये बात समझ में आ जानी चाहिए। परमाणु प्रसार की प्रवृत्ति कैसी है? तो 36 प्रवृत्ति। 36 प्रवृत्ति क्या कि जो नॉन न्यूक्लियर वेपन वाले स्टेट हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कि न्यूक्लियर स्टेट से नॉन न्यूक्लियर स्टेट में की संख्या क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। ठीक है? तो ये क्या हो रहा है? 36 हो रहा है। ठीक है? ये 36 रूप से विस्तार है, 36 रूप से फैल रहा है। ठीक ना? दूसरा क्या है? ऊर्ध्व विस्तार है, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल। अब ऊर्ध्व में क्या है? जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, उनमें ही संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जैसे अमेरिका है, रसिया है, चाइना है। तो अमेरिका के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है, तो नंबर 1, रसिया के पास, उसके बाद चाइना के पास है। तो ये ऊर्ध्व है। इसमें किस आधार पे देखा जा सकता है? संख्या के आधार पे देखा जा सकता है, टेक्नोलॉजी के आधार पे देखा जा सकता है, विश्वास और क्षमता के आधार पे देखा जा सकता है। तो दो तरीके के विस्तार हो सकते हैं। एक क्या हो सकता है? वर्टिकल विस्तार हो सकता है, या ऊर्ध्व विस्तार हो सकता है, जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट ग्रुप में ही पाया जाता है, और न्यूक्लियर से नॉन न्यूक्लियर स्टेट में जो होता है वो 36 विस्तार हो सकता है। तो परमाणु प्रसार की दो प्रवृत्ति हो सकती है, 36 विस्तार और ऊर्ध्व विस्तार। सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं। कारण क्या है? ये विस्तार होने का या प्रसार होने का, आणविक प्रसार होने का कारण क्या है? तो जो हमारा भेदभावपूर्ण संधि है, जैसे एनपीटी है, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये भेदभावपूर्ण संधि है, इसकी वजह से प्रसार है हो रहा है। दूसरा, असुरक्षा की भावना,
एक देश दूसरे देश के हमेशा धमका रहा है, जो न्यूक्लियर पावर वाला है वो नॉन न्यूक्लियर वालों को क्या कर रहा है, धमका रहा है। तो न्यूक्लियर पावर वाला धमका रहा है, तो ये नॉन न्यूक्लियर वाला सोच रहा है कि कहीं नहीं, हम भी कहीं से न्यूक्लियर पावर ले लें। तो असुरक्षा की भावना रह रही है, तो वो ले रहा है। शत्रुतापूर्ण पड़ोसी, मैं भारत ने अपना न्यूक्लियर एटॉमिक बम बनाया था, तो उसी के कुछ दिन के बाद पाकिस्तान ने बना लिया था, क्योंकि दोनों के बीच में शत्रुतापूर्ण पड़ोसी हैं। तो दोनों के बीच में लेके कि जब ये न्यूक्लियर पावर है तो हम भी कर लेते हैं। लगभग कुछ ही महीने, 2 महीने या साल, 2 साल में के अंदर ये दोनों बना लिए थे। भारत ने पहला अपना विस्फोट मालूम है कब किया था, इंदिरा गांधी के समय में किया था, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। तो शत्रु अब पूर्ण पड़ोसी, वित्तीय प्रतिलाभ मतलब कि न्यूक्लियर स्टेट अगर नॉन न्यूक्लियर स्टेट को देगा तो उसको बहुत पैसा मिलेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा तो पैसा मिलेगा, तो वित्तीय प्रतिलाभ है। इन वजह से क्या हुआ, प्रसार बढ़ा। केनेथ वर्ल्ड्स ने क्या बोला था, केनेथ वर्ल्ड ने ये बोला था कि परमाणु प्रसार उत्तरदायित्व भावना के लिए शांति के हथियार है। परमाणु प्रसार उत्तरदायित्व भावना के लिए शांति के हथियार है। एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं कि वर्ल्ड वार के बाद जब परमाणु प्रसार हुआ तो वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद कोई युद्ध नहीं हुआ। हालांकि यूक्रेन और रशिया में देखा जा सकता है, और यहाँ डोमिनेंसी भी तो है, रशिया के पास एटॉमिक बम है, यूक्रेन के पास तो नहीं है ना, ठीक है। तो ये एक केनेथ वर्ल्ड की बात कह सकते हैं कि इसके न्यूक्लियर परमाणु प्रसार उत्तरदायित्व भावना के लिए शांति के हथियार हैं। ये केनेथ वर्ल्ड ने बोला था कि शांति रहेगी, लड़ाई नहीं होगी। परिणाम क्या हुआ इसका प्रसार का, तो एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा, सुरक्षा देता है, ऊर्जा का लाभ मिलता है, इससे शत्रु देश से रक्षा होती है, तकनीकी से वित्तीय लाभ मिलता है। तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन से, प्रसार से हमारा ये फायदा भी है, तो नकारात्मक भी है। क्या, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, जैविक रासायनिक शस्त्रीकरण में वृद्धि हो रही है, सुरक्षा के व्यय में वृद्धि किया जा रहा है, आतंकियों के आकर्षण का केंद्र बन गया है न्यूक्लियर, ठीक है। तो इसके प्रभाव पॉजिटिव भी पड़ा और निगेटिव भी पड़ा। नाभिकीय प्रसार साधन और साध्य दोनों के रूप में मानवता के लिए क्या है, खतरा है। ये आप निष्कर्ष दे सकते हो कि नाभिकीय प्रसार साधन और साध्य दोनों रूप में मानवता के लिए खतरा है। साधन और साध्य आप जानते ही, ठीक। परमाणु अप्रसार या निशस्त्रीकरण की बात करें, हमारे सिलेबस में ही है परमाणु अप्रसार। तो परमाणु अप्रसार का मतलब क्या, निशस्त्रीकरण एक व्यापक अवधारणा है जिसमें जो जनसंहार के लिए हथियार हैं उनको, उनकी दौड़ या जो होड़ लगी है इकट्ठा करने की, उनको क्या किया जाए, नष्ट किया जाए। सबकी, परमाणु हथियार हो, जैविक हथियार हो, रसायन हो, मिसाइल हो, साइबर हथियार हो, वो सबको सम्मिलित करता है निशस्त्रीकरण में। निशस्त्रीकरण एक व्यापक अवधारणा है, जबकि परमाणु अप्रसार किससे जुड़ा हुआ है, तो परमाणु हथियार से जुड़ा है, तकनीकी से जुड़ा है, सामग्री से जुड़ा है, सूचना से जुड़ा है। मतलब जो परमाणु हथियार, तकनीकी सामग्री, सूचनाओं से जुड़ा हुआ है, उनका संयमित प्रयोग ही क्या होता है, परमाणु अप्रसार होता है। तो दो वर्ड यूज किया जाता है, निशस्त्रीकरण, ठीक है, और एक परमाणु अप्रसार। तो क्वेश्चन में ध्यान देना, निशस्त्रीकरण का मतलब कि सबको लेके चलना है, परमाणु हथियार, जैविक, रासायनिक, मिसाइल, साइबर हथियार, इन सब के बारे में बात करेंगे। हटाना, उसको दौड़ से, जो होड़ की दौड़ है ना, प्राप्त करने की दौड़ है, उसको हटाना या कैंसिल करना, समाप्त करना, वही है हमारा निशस्त्रीकरण। परमाणु अप्रसार क्या, कि परमाणु हथियार को हटाना, उसकी टेक्नोलॉजी को हटाना, ठीक है, या सीमित करना, संयमित प्रयोग से जोड़ना, सूचनाओं को क्या करना, संयमित प्रयोग करना ही क्या होता है, परमाणु अप्रसार होता है, ठीक है ना। अब जरा सा बात करते हैं कि वैश्विक स्तर पे परमाणु अप्रसार और निशस्त्रीकरण के संदर्भ में कितने प्रयास किए गए, ये बात हो सकता है। तो जब भी आप अप्रसार लिख रहे हैं या निशस्त्रीकरण कर रहे हैं कि बात पूछा जाए, तो आपको तो ये तो जरूर बताना है कि क्या क्या प्रयास किया गया था। तो देखो, पहला परमाणु अप्रसार संधि किया गया था 1970 में, एनपीटी बोला जाता है। ये भेदभाव वाला ट्रीटी मानता है भारत इसमें शामिल नहीं है।
दूसरा है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, जिसको MTCR, ये 1987 में आया था। ये संधि जो ट्रीटी था ये कब आया था? 1987 में आया था। G7 देशों द्वारा ये लाया गया था। भारत 2016 में इसका 35वां देश बना था या हस्ताक्षरकर्ता बना था। किसका? MTCR। ये कब आया था? 1987 में। ऑस्ट्रेलिया समूह 1994, ये रासायनिक और जैविक हथियार के निर्यात पे नियंत्रण करता है। कौन? ऑस्ट्रेलिया समूह किस पे करता है? रासायनिक और जैविक हथियार के निर्यात पे नियंत्रण करता है। और भारत 2018 में इसका 43वां सदस्य बन गया ऑस्ट्रेलिया समूह का। वासेनार व्यवस्था देखो तो वासेनार व्यवस्था लाया गया था हथियार के औद्योगिक हस्तांतरण में जवाबदेहिता और पारदर्शिता लाने के लिए। जो वासेनार व्यवस्था लाया गया था कि जो भी हथियार औद्योगिक हैं उनके हस्तांतरण जो हो रहा है उसमें जवाबदेहिता हो और पारदर्शिता हो, ये वासेनार व्यवस्था किया गया था। भारत ने 2017 में इसका 42वां देश बना था, इस वासेनार ग्रुप में भी शामिल हो गया था। एक है NSG, नाभिकीय आपूर्ति न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ये एनपीटी से संबंध रखता है, ठीक है। ये एनपीटी संबंध समूह है। भारत इसमें NSG में शामिल नहीं है, लेकिन भारत न्यूक्लियर सप्लायर में द्विपक्षीय बायलैटरल आधार पे जुड़ा हुआ है, जैसे अमेरिका के साथ जुड़ा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो वैश्विक स्तर पे क्या क्या किया गया था? एनपीटी लाया गया था, MTCR लाया गया, ऑस्ट्रेलियन समूह आया, वासेनार व्यवस्था किया गया था, NSG ग्रुप आया था, ठीक है ना। तो ये सारे हम जिक्र कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एक नक्सलवाद या प्रति विद्रोह की बात आती है। प्रति विद्रोह या नक्सलवाद है क्या? जो हम लोग के सिलेबस में दिया गया है वो प्रति विद्रोह दिया गया। अब प्रति विद्रोह की बात जहां भी आएगा नक्सलवाद आएगा या माओवाद आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ज्यादातर नक्सलवाद की बात करते हैं, ठीक। तो अगर हम देखें बड़े संक्षेप में देखने जा रहे हैं नक्सलवाद हुआ कैसे था। जो नक्सलवाद था वो शुरू में स्टार्ट हुआ था वैचारिक संघर्ष के रूप में। शुरू में कैसे स्टार्ट हुआ था? वैचारिक संघर्ष के रूप में हुआ था। वो स्टार्ट हुआ था सबल वर्ग वर्सेस दुर्बल वर्ग, ठीक है ना, इसमें हुआ था। या हम कहें कि बुर्जुआ और सर्वहारा के बीच में हुआ था। नक्सलवाद की शुरुआत वैचारिक संघर्ष के रूप में हुआ था, जो आज राष्ट्र विद्रोही आंदोलन के रूप में बदल गया है। हुआ कैसा था? वैचारिक संघर्ष में, आज राष्ट्र विद्रोही आंदोलन के रूप में जाना जा रहा है। तो वैचारिक संघर्ष क्यों हुआ? वैचारिक संघर्ष सामाजिक और आर्थिक वंचना के कारण ये वैचारिक संघर्ष उत्पन्न हुआ। सामाजिक और आर्थिक वंचना के कारण ये वैचारिक संघर्ष उत्पन्न हुआ। उग्रवादी अलगाववादी ये बने, धारण कर लिए। सामाजिक आर्थिक वंचना के कारण ये वैचारिक संघर्ष हुआ और सामाजिक आर्थिक वंचना हुआ, उसके बाद उग्रवादी अलगाववादी स्वरूप धारण कर लिए। भूमिहीन वर्सेस भूमधारी के बीच में लड़ाई होने लगा, अर्थात वर्ग संघर्ष स्टार्ट हुआ, बुर्जुआ वर्सेस सर्वहारा, जैसे मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, ऐसा स्टार्ट हो गया, ठीक। जब तक नक्सलवाद आंदोलन वैचारिक दृढ़ता संपन्नता से जुड़ा रहा, जब तक नक्सलवाद आंदोलन वैचारिक दृढ़ता से या संपन्नता से जुड़ा रहा, तब तक वंचितों की लड़ाई थी। जंगल, जल, जमीन, आदिवासी संरक्षण, सामंतवाद पर प्रहार किया गया, प्रशासनिक शोषण से मुक्ति मिली। कब तक? जब तक ये वैचारिक संघर्ष था। वैचारिक संघर्ष था तो ये नक्सलवाद वंचितों की लड़ाई लड़ता था। जो वंचित वंचना के शिकार थे, उनकी सामाजिक आर्थिक रूप से वंचना के शिकार थे, उनकी लड़ाई लड़ता था। जो जल जंगल जमीन था उनके लिए लड़ता था। जो जल जंगल जमीन पे आदिवासी थे उनको संरक्षण देता था। सामंतवाद जो उखाड़ फेंकना चाहते थे, जो वंचितों को जो वंचना करते थे उनको उखाड़ या गरीबों पे प्रहार करते थे, उन पे ये प्रहार करता था नक्सलवाद। प्रशासनिक शोषण से बचाता था। तो यहां तक तो बढ़िया था, वैचारिक रूप से दृढ़ता था, संपन्नता था। लेकिन इसी कारण जनता का समर्थन भी मिला है, क्योंकि वो वंचितों की लड़ाई लड़ते थे, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते थे, समर्थन मिला। और पशुपति से लेकर तिरुपति तक लाल गरियर की धमक देखने को मिली। पशुपति मतलब पशुपति से लेके तिरुपति, नेपाल के गलियारा और देख लोगे बना लेना, आंध्र प्रदेश तक, तभी समर्थन मिला था, ठीक है ना। अब जरा से बात करते हैं कि ये क्या हुआ। अपना वैचारिक आधार था, जो वंचितों की लड़ाई था, जो शोषण
जो प्रशासनिक शोषण से बचाते थे, वो वैचारिक आधार खोता गया। अब वो सत्ता और संसाधन की लड़ाई हो गई। सर्वहारा की लड़ाई भूल गया, सत्ता और संसाधन की लड़ाई में आ गया। रक्षक जो थे वो क्या बन गए? भक्षक बन गए। जो पोषक थे वही शोषक बन गए। और राष्ट्र विरोधी संस्थाओं से इनका क्या हो गया? नक्सलवादियों का जुड़ाव हो गया। बाल संगम के नाम के पे 6 और 14 वर्ष के बच्चों की भर्ती करते थे। रक्षा प्राचीर को तोड़कर अमानवीयता, तस्करी, वेश्यावृत्ति, ड्रग्स, संगठित अपराध से जुड़ने लगे ये सब नक्सलवाद। वैचारिक आधार खोता गया। ये गतिविधियां कैसी हो गई? विभत्स हो गई, विभत्स रूप धारण करने लगे, जिससे जनता का क्या होने लगा? मोह भंग होने लगा। तो वर्तमान समय में वैचारिक आधार खो के कैसा हो गया? सर्वहारा की लड़ाई भूल के सत्ता और संसाधन की लड़ाई बन गया। राष्ट्र विरोधी संस्थाओं से जुड़ गया है। बच्चों को बाल संगम के नाम पे बच्चों की भर्ती करता है, बंदूक थमा देता है, रक्षा प्राचीर तोड़ता है। हमारा जो हमारा रक्षा प्राचीर है उसको तोड़ता है, अमानवीय कर्म करता है, तस्करी करता है, वेश्यावृत्ति करता है, ड्रग्स की सप्लाई करता है, संगठित अपराध के साथ जुड़ा है। और ये नक्सलवाद संघर्ष की लड़ाई से या विचारधारा की लड़ाई से कैसा होता गया? विभत्स रूप धारण करता गया, जिससे नक्सलवाद से लोगों का मोह क्या हो गया? भंग हो गया। तो समाधान सिद्धांत आया, इससे लड़ने के लिए समाधान। समाधान क्या? इंग्लिश में SAMADHAN, समाधान। तो समाधान का अर्थ क्या है? कई बार पूछ लिया जाता है कि समाधान का मतलब क्या है। S फॉर स्मार्ट लीडरशिप, राजनीतिक और सुरक्षात्मक लीडरशिप होना चाहिए। A फॉर एग्रेसिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसे एग्रेसिव स्ट्रेटजी होना चाहिए। किसके खिलाफ? नक्सलवादियों के खिलाफ। M फॉर जो सुरक्षा बल हैं उनको मोटिवेशन और ट्रेनिंग दे, अतिरिक्त भुगतान दे, कार्य दशा बेहतर करें, मोटिवेट करते रहे। ए फॉर कार्यवाही योग्य सूचना, कार्यवाही एक्शन बोला जाता है, कार्यवाही योग्य सूचना जैसे GPS, समय पर सटीक जानकारी देना, ये ऐसा हम करें। डी फॉर डैशबोर्ड आधारित प्रदर्शन सूचकांक का मूल्यांकन करें। H फॉर हार्नेसिंग तकनीक, तकनीकी का प्रयोग करें। E फॉर एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, हर एक थिएटर के लिए अलग अलग एक्शन प्लान बनाए। N फॉर नो एक्सेस फॉर फंड, ये समाधान के माध्यम से नक्सलवाद को लड़ने की रणनीति दिया गया। नक्सल को लड़ने के लिए तो स्मार्ट लीडरशिप होगा तब लड़ा जा सकता है, एग्रेसिव स्ट्रेटजी होगा तो लड़ा जा सकता है, जो सुरक्षा बल है उनको मोटिवेशन और ट्रेनिंग दिया जाएगा तो अच्छे से लड़ा जा सकता है। कार्यवाही योग्य सूचना अगर मिलता रहे तो बढ़िया से लड़ेगा। डैशबोर्ड आधारित प्रदर्शन सूचकांक दिखाया जाए तो जो कमियां हैं उस कमियों को आउटकम किया जा सकता है। हार्नेसिंग तकनीकी किया जाए, मतलब उच्च तकनीकी का प्रयोग किया जाए उनसे लड़ने में। एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, हर थिएटर के लिए अलग अलग एक्शन प्लान लगाया जाए। नो एक्सेस फॉर फंड, कोई एक्सेस न दिया जाए फंड के लिए, मतलब नक्सलवादियों का फंड क्या कर दिया जाए? काट दिया जाए। ये था समाधान सिद्धांत। तो समाधान के लिए नक्सलवाद के समाधान के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या सुरक्षात्मक तकनीकी अपनाना चाहिए, क्या हमें समाधान के लिए नक्सलवाद लड़ने के लिए क्या करना होगा। तो पहले बताया कि सुरक्षात्मक रूप से हमें तैयारी रणनीति रखनी चाहिए। कैसे? तैनाती करना चाहिए, जितने बल हैं उनको आधुनिकीकरण करना चाहिए, टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए। पैरामिलिट्री पुलिस दोनों में क्या होना चाहिए? सामंजस्य बैठाना चाहिए। विशेष बल जैसे ग्राउंड हाउंड, कोबरा, बस्तारिया बटालियन को भी लाना चाहिए या उन जैसे विशेष बल को शामिल करना चाहिए। ठीक है। विकासात्मक करना चाहिए, पहला तो सुरक्षात्मक करना चाहिए। बहुत कभी भी नक्सलवाद को लड़ने के लिए एक डायमेंशन में नहीं, मल्टी डायमेंशन में काम हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो पहले सुरक्षात्मक रूप से देखना चाहिए, जो भी सुरक्षा है उससे संपन्न या सामरिक रूप से जो सुरक्षा है उससे संबंधित हम क्या कर सकते हैं। दूसरा, विकास कर रहे हैं, आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर दें, स्किल डेवलपमेंट कराएं, जैसे रोशनी, मोबाइल टावर लगाएं, सिविल एक्शन प्लान वहां पे करें, प्रशासनिक उपस्थिति वहां पे करें, प्रभावी और आत्मसमर्पण की नीति बनाएं। ऐसा विकासात्मक हम कदम उठा सकते हैं। तीसरा क्या? कूटनीतिक उठा सकते हैं कि लिंक तोड़ देना, जहां से उनका पैसा मिल रहा है, प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं, उनकी कूटनीतिक रूप से लिंक तोड़ देना। एनजीओ से, मानवाधिकार संगठन के माध्यम से फंडिंग रोक देना, मीडिया प्लान, रिवर्स प्रोपोगेंडा,
जैसे वो होता है ना कि प्रोपोगेंडा फैलाते हैं कि सरकार ये कर रही है वो कर रही है, तो सरकार ने बोला कि रिवर्स प्रोपोगेंडा फैलाओ, कि लोगों को जागरूक करो कि ये नक्सल क्या कर रहे हैं, लोगों को कैसे एक जगह से मतलब उत्पीड़न कर रहे हैं। तो इसको रिवर्स प्रोपोगेंडा है। लोकल इंटेलिजेंस का विकास किया जाए, पड़ोसी देश से समझौता किया जाए कि वो भाई हथियार वगैरह पैसा फंड वगैरह न दे, ठीक है ना। वैचारिक नक्सली जो होते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, विचारधारा को पोषित करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, स्लीपर सेल चलाते हैं, यही वैचारिक नक्सली हैं। और सबसे खतरनाक यही है, ये नक्सलवाद के पौधा तैयार करते हैं। वैचारिक रूप से जो नक्सली हैं या बुद्धिजीवी नक्सली या इसी को बोलते हैं सारे नक्सली, ठीक है ना। तो ये विचारधारा को क्या करते हैं, पोषित करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, स्लीपर सेल चलाते हैं, ये नक्सलवाद के पौधे तैयार करते हैं। पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल होते हैं। इनके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए हमेशा। वैचारिक नक्सली के प्रति कैसा होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस की नीति, ठीक है। मजबूर नक्सली, दो तरह के नक्सली हो सकते हैं, वैचारिक नक्सली और दूसरा मजबूर नक्सली। वो गरीबी से है, मजदूरी से, बेरोजगारी से, भय से नक्सली बने हैं। तो इनके लिए नीति कैसा होना चाहिए, आत्मसमर्पण का होना चाहिए। लेकिन वैचारिक नक्सली को जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, ठीक है। मजबूर नक्सली जो हैं उनको आत्मसमर्पण के लिए नीति बनाना चाहिए। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, हम अपना समाधान कर सकते हैं नक्सलवाद से, मल्टी डायमेंशन से लड़ने के लिए अप्रोच बना सकते हैं। फिर हम लोग डीकेडी भी करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या, सब याद भी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था क्या है। तो भाई देखो, जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, तो जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से क्या क्या चीजें कानून या समाज में अव्यवस्था फैल सकता है वो सोच लो। तो लोक व्यवस्था प्रति अपराध जैसे दंगे, मोब लिंचिंग वगैरह बढ़ेगा। शारीरिक और संपत्ति संबंधित जैसे चोरी, डकैती, बलात्कार आदि बढ़ता है। वंचित असहाय के विरुद्ध हमारा क्या होगा, अपराध बढ़ रहा है। महिलाओं के विरुद्ध, बच्चों के विरुद्ध, आर्थिक अपराध, संगठित अपराध, तस्करी, नेपाल के बॉर्डर से, इतने तरह के अपराध के स्वरूप यूपी में देखे जा सकते हैं। एक क्या देखा जा सकता है, लोक व्यवस्था के आधार पे। दूसरा शारीरिक और संपत्ति के संबंधित हो। तीसरा वंचित असहाय के विरुद्ध जो हो रहा हो। चौथा महिलाओं के विरुद्ध हो रहा है। पांचवा बच्चों के विरुद्ध हो रहा है। छठा आर्थिक अपराध हो रहा है। सातवां संगठित अपराध हो रहा है। तस्करी या नेपाल के बॉर्डर से जो तस्करी हो रहा है। इस प्रकार के हमें अपराध देखने का स्वरूप उत्तर प्रदेश में मिल सकता है। तो यूपी में अपराध ज्यादा है क्यों, क्यों ज्यादा है? तो कारण बताएं तो सामाजिक कारण है, जनसंख्या अधिक है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, जातिवाद है, सामंतवाद है, आंदोलन का इतिहास है तो भी होता है। दूसरा क्या, राजनीतिक संरक्षण, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, संगठित अपराध से गठजोड़। आर्थिक में क्या, भ्रष्टाचार, ई फ्रॉड, साइबर क्राइम। प्रशासनिक में क्यों, नौकरशाही का शोषण स्वरूप, औपनिवेशिक सोच। सांस्कृतिक में धर्म, गाय, दफनाए जाने वाले भूमि को लेकर विवाद। तो इस सब ये आधार है यूपी में अपराध बढ़ने का, ठीक है। तो यूपी सरकार क्या प्रयास कर रही है, यूपी सरकार प्रयास कर रही है, यूपी को का जैसे संगठित अपराध के खिलाफ यूपी को का आया। संगीन अपराध के लिए 30 दिन का रिमांड और 180 दिन में चार्जशीट दायर करने का इसमें प्रावधान है। एंटी भू माफिया अभियान लेके 2017 से आया और पोर्टल भी लेके आया। एंटी भू माफिया जो भूमि पर क्या कर रहे थे, भूमि पे कब्जा कर ले रहे थे। यूपी कॉप ऐप आया जिसमें EFIR कर सकते हो। इमरजेंसी सर्विस नंबर आया यूपी 112, अब तो शायद 100 हो गया, ठीक है। वुमेन के लिए 1098 आ गया, 1098 आ गया। डीएम एसपी क्या कर रहे हैं, सुबह 9 से 11 जन सुनवाई का काम कर रहे हैं डीएम और एसपी। तो ये यूपी सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है इनसे लड़ने के लिए। और क्या किया जा रहा है, तहसील दिवस मनाया जा रहा है। हर एक तहसील दिवस पे तहसीलदार होता है, डीएम होता है, वो जनता की क्या करते हैं, कंप्लेंट्स होता है। जन मित्र पुलिसिंग को बढ़ावा दिया गया है। फूड पेट्रोलिंग, जहां अपराध है हो रहा है वहां पे फूड पेट्रोलिंग बढ़ावा दिया जा रहा है। जो अवैध गुजर खाने हैं उन पे प्रतिबंध लगाया गया है। जो गंभीर अपराध हैं उनके प्रति कैसा रखा गया है रवैया, जीरो टॉलरेंस का रवैया रखा गया, ठीक है। तो इस तरह उत्तर प्रदेश ने अपना कदम उठाया है, ठीक है। अब जरा सा बात करें कि नॉर्थ ईस्ट समस्याएं क्या है, समस्याओं का कारण क्या है। जो नॉर्थ ईस्ट में हमें देखने को समस्याएं मिल रही हैं, क्या है, समस्याओं का कारण क्या है। तो आपको इससे पहले डीकेडी में पहले या दूसरे लेक्चर में ही हमने समझा दिया था कि सब एक हैं, वो सारे होंगे, ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, ठीक है। पार्थिव जीवन में स्वीकरण का अभाव, ये तो अलग हो गया। तो जितने हम एक हैं, प्रशासनिक
ये सारे कारण हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट समस्याओं के कारण बता सकते हैं अगर पूछा जाए। ऐतिहासिक विलग्नता, जैसे अंग्रेजों ने पृथक रखा, ठीक है, और वहां पे स्वायत्त प्रशासन और सांस्कृतिक संरक्षण दिया गया, परिणाम क्या हुआ, राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ। भौगोलिक जटिलता में वहां पे चिकन नेक से वो बस संबंधित है, हमारी पहुंच नहीं है, पर्वतीय क्षेत्र है, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो भौगोलिक जटिलता के कारण ये समस्या है, नॉर्थ ईस्ट की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। सांस्कृतिक असुरक्षा में जो जनजातीय समुदाय हैं वो अपनी को सांस्कृतिक असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, आंतरिक और बाह्य अवैध प्रवासियों के कारण जो वहां पे आ गए हैं उनकी वजह से असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। संसाधन और संस्कृति तीनों पे, सत्ता, संसाधन और संस्कृति तीनों पे हमला हो गया है, पहचान की संकट है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं को देखा जा सकता है। भारतीय जीवन में स्वीकरण का अभाव, अलग टाइमलाइन की मांग कर रहे हैं ये लोग, नस्लीय भेदभाव हो रहा है, जैसे कि बेंगलोर में ले लो, दिल्ली में ले लो, नॉर्थ ईस्ट के साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया गया, ठीक है। और कला साहित्य में प्रतिनिधित्व, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व संकट में है। भारत देखो नॉर्थ ईस्ट में खेल में, कला में, साहित्य में बहुत नॉर्थ ईस्ट क्या करता है, सहयोग करता है, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व हम देख लो, आपने सेंट्रल में ही देख लो तो सेंट्रल में कितना होगा, नाम मात्र का है। नीतिगत विफलता है नॉर्थ ईस्ट समस्या के कारण, गोल्डन ट्रायंगल से जुड़ा हुआ है, जो बताया था गोल्डन ट्रायंगल, क्या, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। शरणार्थी समस्या का राजनीतिकरण हो रहा है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में। अन्य समस्याएं हैं, आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, मनोवैज्ञानिक है, तो अन्य समस्याएं में ये भी लिख सकते हैं। तो हमने कहा कि जितने एक हैं वो तो पहले ही लिख देना, ये पहले ही हम लोग डीकेडी कर चुके हैं। अब भारत का उच्च रक्षा संस्थान संगठन की बात करें, ठीक है, तो भारत का उच्च रक्षा संगठन में बात करें तो कैबिनेट कमेटी ऑफ डिफेंस की बात आती है, ठीक है। कैबिनेट कमेटी ऑफ डिफेंस सदस्य कौन होता है, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर। तो कैबिनेट कमेटी ऑफ डिफेंस होता है जिसके सदस्य कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, रक्षा मंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है और विदेश मंत्री होता है। ध्यान रखना कैबिनेट कमेटी ऑफ डिफेंस के सदस्य कौन कौन होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, यह त्रिस्तरीय संरचना को धारण करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद 3 स्तरीय है, 3 लेवल का हमारा स्ट्रक्चर है, धारण करता है। कौन, हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। इसमें के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होता है और रक्षा विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में। अब जरा सा देखें कि वर्तमान में सरकार ने शीर्ष सुरक्षा संस्थाओं में कुछ बदलाव किए हैं। जैसे शीर्ष सुरक्षा संस्था हमारे सिलेबस में तो क्या बदलाव किया है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अंतर्गत 2018 में एसपीजी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप बनाया गया। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अंतर्गत, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार होता है। तो एक बात क्या हुआ कि 2018 में एसपीजी बनाया गया, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप बनाया गया, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार होता है। दूसरा है कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ का गठन किया गया। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का गठन किया गया, ये एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है, ये एनएसए के अंतर्गत आती है, तो राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन बनाया गया। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी अथॉरिटी के अंदर एक रक्षा योजना समिति बनाया गया। ये 3 राष्ट्रीय उप सलाहकारों को नियुक्त किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के अंतर्गत, एनएसए के अंतर्गत रक्षा योजना समिति बनाया गया है और इसके तहत क्या किया जा रहा है, 3 राष्ट्रीय उप सलाहकारों की नियुक्ति की जा रही है। उसके बाद क्या है किया गया, तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाया गया, जो तीनों सेना बलों का क्या है, समन्वय है, ठीक है। अंडमान निकोबार कमान को बनाने के लिए 2018 में इसकी कानूनी जटिलताओं को समाप्त कर दिया गया था, तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाया जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की जा रही है, जिसकी सिफारिश नरेश चंद्र कमेटी ने की थी। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की गई है। ये 4 स्टार सैन्य अधिकारी होता है और तीनों सैन्य का संयुक्त नेतृत्व करता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये सुधार किए गए हैं, सुरक्षाओं में कुछ बदलाव किए गए हैं। क्या, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अंतर्गत 2018 में एसपीजी लाया गया, ठीक है, एनटीआरओ का गठन किया गया, एनएसए में रक्षा योजना समिति बनाया गया, ठीक है, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस
चीफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की गई, जो तीनों सेनाओं का संयुक्त नेतृत्व करता है। ठीक, तो ये हमारा था शीर्ष संस्था से जुड़ा हुआ, जो उस समय न्यूज में होगा, जैसे सीडीएस अभी न्यूज में है, नए सीडीएस बन गए हैं, तो वो हो सकता है पूछा जा सकता है। ठीक ना, तो उसको हम लोग करेंट में कवर कर लेंगे। जो बेसिक है वो बता रहे हैं। सैन्य और सुरक्षा पुलिस की समस्याएं क्या है? तीनों की समस्याएं एक ही जैसे है। एक तो राजनीतिक हस्तक्षेप है, चाहे सैन्य की पूछा जाए कि समस्याएं क्या है, सुरक्षा की समस्याएं क्या है, पुलिस की समस्याएं क्या है, वही है राजनीतिक हस्तक्षेप। आधुनिकीकरण का अभाव है, अमानवीय कार्य दशाएं दिए गए हैं, प्रभावी वेतन भत्ते का अभाव है, मानवाधिकार का दबाव है, मनोवैज्ञानिक तनाव और कुंठा इनमें व्याप्त है। तो ये समस्याएं सबके साथ है, सैन्य के साथ, सुरक्षा के साथ, पुलिस के साथ। ठीक है ना। अब पुलिस सुधार के लिए क्या क्या हुआ था? पुलिस सुधार आयोग, पुलिस पे अगर बन सकता है तो देखो, धर्मवीर आयोग आया था 70 के दशक में, 90 के दशक में पद्मना भैया कमेटी आया था, सोली सोराबजी कमेटी आया था, 2006 में प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? पुलिस सुधार के लिए निम्न बातें स्पष्ट की। कौन से? प्रकाश सिंह केस में। तो बहुत सारे पुलिस सुधार के लिए सिफारिश मिल चुके हैं, धर्मवीर आयोग के द्वारा, पद्मना भैया कमेटी द्वारा, सोली जी सोराब द्वारा, और 2006 में प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिया। क्या दिया? कि राज्य सुरक्षा आयोग का गठन करे, राज्य सुरक्षा आयोग का गठन करे जो पुलिसों को बाहरी दबाव मुक्त बनाए रखे। तो राज्य सुरक्षा आयोग का गठन करने की बात बोला था, जो पुलिस को जो बाहर से दबाव मिलता था उससे मुक्त बनाने के लिए। दूसरा बोला कि पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड के गठन किया जाए, जो पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो कार्मिक मामले को देखेगा कि किसकी नियुक्ति कहां पे की जा रही है। फिर पुलिस शिकायत प्रकोष्ठ या सेल का गठन किया जाए, तो पुलिस के खिलाफ गंभीर शिकायत कौन सुनेगा? पुलिस शिकायत प्रकोष्ठ सुनेगा। महिला पुलिस को बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश दिया था, आधुनिकीकरण की दिशा निर्देश दिया था, कार्यकाल सुनिश्चितता के लिए दिशा निर्देश दिया था। भारतीय पुलिस अधिनियम जो 1861 है, सोली सोराबजी समिति द्वारा प्रस्तावित प्रारूप था कि इसको हटा के जो सोली सोराबजी समिति द्वारा एक प्रस्तावित प्रारूप है उसको लेके, अधिनियम को लेके आना चाहिए, भारतीय पुलिस अधिनियम के। तो ये भी सिफारिश कर सकते हैं कि सोली सोराब समिति के द्वारा जो ड्राफ्ट था अधिनियम का उसको लाना चाहिए, किसकी जगह? भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के तहत। तो ये हमारा आज जाके बेसिक जो था, बेसिक हमारा खत्म हो गया। ठीक है ना। तो अब जो हम बताएंगे करंट में होगा, डीकेडी करने के बाद ही हम सोच रहे हैं कि करंट अब देख लेते हैं कि पहले डीकेडी होता है कि नहीं। अभी तो एथिक्स चल रहा है, 2 यूनिट बाकी है, उसको खत्म करते हैं, उसके बाद इसको भी खत्म करते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।